बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सन्ने एजाज हालात वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। शुरुआत बड़े इंकशाफ से, बड़ी खबर से, और दिल्ली से लेकर मुल्क के कई और अखबारों में ये खबर शाया हुई है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अब इस्तेमाल करें, और अमेरिका जो अपने हथियार अफगानिस्तान में छोड़कर निकल भागा था वो अब हथियार जो है जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। और दिल्ली में इन अखबारात ने ये भी इंकशाफ किया है कि जम्मू कश्मीर मिलिटेंट अमरीकी टेक्नोलॉजी के सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल करें, जबकि नाइट विजन डिवाइसेस भी मिलिटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के हवाले से इन अखबारात में इंकशाफ भी हुआ है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन्फिल्ट्रेशन के दौरान भी इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की सिक्योरिटी स्टेरियो के लिए एक बड़ा खतरा भी माना जा सकता है। और इसी खतरे को मानते हुए मरकजी सरकार ने 2 बड़े इदारों को भी इस सारे मामलात पर नजर रखने के लिए अहकाम भी जारी किए हैं। और साथ साथ में ये भी बताया जाता है कि नाइट विजन डिवाइसेस और सैटेलाइट फोन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अमेरिका में छोड़े गए थे, मिलिटेंट यहाँ से अमेरिका माफ कीजिएगा अफगानिस्तान में छोड़ गया था, अब जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल होना बड़े खतरे की बात भी है, क्योंकि अफगानिस्तान और कश्मीर का ये नया कनेक्शन आने वाले दिनों की नई सूरत-ए-हाल पर नजर भी रख रहा है। ये एक पहलू जिंदगी का, लेकिन जरा हम कश्मीर के दूसरे पहलू पर चलते हैं। हम आपको टेलीविजन पर कुछ तस्वीर दिखाएंगे। ये नॉर्थ कश्मीर की तस्वीर है, ये उस जमीन की तस्वीर है जो इस मौसम में इन दिनों कहीं न कहीं अगर यहाँ पे पानी कम ही रहता हो, पूरी हरियाली ना हो, लेकिन इन ज़मीनों में पानी रहता था। और ये पानी की वजह से यहाँ पे आजकल बोई का सीज़न, या यूं कहें खेतों में किसान बड़े ज़ोर शोर से काम करता था। कश्मीर में गुंगल जिसे कहा जाता है, यानी बोई की शुरुआत का खेतों में हल जोतने का, ट्रैक्टर जोतने का वो सिलसिला बहुत पहले से शुरू हो जाता है, और मार्च के आखिरी हफ्ते से शुरू होकर ये अप्रैल के आज के महीने तक खेतों में वो ताज़ा सरसब्ज रौनक दिखाई देती है। लेकिन इन दिनों नॉर्थ कश्मीर की ये सूरत हाल है, खेतों में यूं कहें तो कई जगहों पे पानी नहीं है, कहीं पानी है तो वो बहुत कम है, नदी नाले खुश्क हो चुके हैं। और खेतों में के आसपास जो कई जगहों पे सरकार ने, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बहुत पहले बांध बनाए थे, उन बांधों को एज ए रिजर्वायर वाटर रिजर्वायर इस्तेमाल कर किया जाता था, उस पानी को बाद में इस्तेमाल किया जाता था, वो भी खुश्क है। नॉर्थ कश्मीर के अक्सर इलाकों में कहीं पे भी इन दिनों वो चहल पहल खेतों में दिखाई नहीं देती है, और उसकी सबसे बड़ी वजह इन दिनों पानी की कमी है। इस साल बर्फ़ भी बहुत कम हुई है, और उस बर्फ़ के बाद अप्रैल में जो ख़ास तौर पे 4 बजे के बाद बारिशें हुआ करती थी वो भी अब तक नहीं हुई हैं। महकमा मौसमियात अभी इंतज़ार की बात कर रहा है, लेकिन इस इंतज़ार के पस मंज़र में हमारे यहाँ क्या कहत साली का वक्त शुरू हो चुका है। ये शुरुआत, ये कहानी है इस साल की इब्तिदा से ऐसी ही कहानी नज़र आ रही है। ज़रा हम सोपोर के कुछ लोगों से बात करते हैं, वो क्या बताते हैं, और उसके बाद वहाँ पे क्या सिचुएशन इस वक्त, और उसके बाद इस खबर को हम आगे लिए चलेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए आगे की कहानी है। और इस आगे की कहानी में हमारे यहाँ कहा जा सकता है कि जो सूरत हाल कहीं बन न जाए जिससे हम कहें कि हमें अफसोस है हम वक्त पे काम नहीं कर सके। तस्वीर सोपोर की और कुछ लोगों से बात। मेरा नाम मुदस्सिर गुल है, मैं एक्चुअली तारजू अमरपुरा से हूँ। मैं आज यहाँ पे मीडिया एसोसिएशन की तरफ से, मीडिया फर्टर्निटी की तरफ से गवर्नर, इंतज़ामिया और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है हमारा, उन तक के बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो गांव है ये पिछले 10-15 साल से पानी की वजह से बहुत सफ़र कर रहा है। अभी हमारा इरिगेशन सीज़न स्टार्ट हुआ है, बागों में जो अभी दवाई वाई छिड़क रहे हैं उसके लिए भी हमारे पास पानी नहीं है। अभी जो भी हमारा इरिगेशन सिस्टम है यहाँ पे, मैं इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि सीज़न आने वाला है, हमारा आने वाला नहीं, आ चुका है। हमारे पास अभी कहीं पे भी पानी नहीं है, ना इरिगेशन ड्रेनेज बनी है हमारे पास, ना कुछ है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इरिगेशन डिपार्टमेंट से, गवर्नर इंतज़ामिया से, डीसी बारामूला से, मेहरबानी करके वो यहाँ पे जो इनका डिपार्टमेंट है वो उनसे पूछे, मेहरबानी करके हमें जो भी यहाँ पे पानी का ये है वो हमें।
सोपोर का इलाका कभी छोटा लंदन कहा जाता था। कहते हैं कि सोपोर के आसपास के इलाकों में अच्छी खासी फ्रूट प्रोडक्शन होती है। माजी में होती होगी, इस साल होगी भी या नहीं, ये सबसे बड़ा अलमिया है, सबसे बड़ा सवाल है। खेतों में हरियाली नहीं है, बागात में भी वो रौनक नहीं है, पौधे मुरझा चुके हैं बागात में। और आपको नाज़रीन बताएं, जब सोपोर से आप कुपवारा की तरफ जाएंगे तो दोनों तरफ सड़क के खूबसूरत बागात हैं, दोनों तरफ सड़क के वहाँ पे रौनक है। और इस रौनक में जो खेत हैं, खेतों में इन दिनों हरियाली होती है। अभी फसल नहीं है लेकिन वो घास वहाँ पर हरा हरा सा घास, ये कहानी बताता है कि हमारे यहाँ सब कुछ हरा है, अच्छा है। लेकिन अब की बार हरियाली दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। मिसाल इस तरह से दी जा सकती है कि जब आप लखनपुर से आगे गुरदासपुर की तरफ का सफ़र इख्तियार करते हैं तो दाएं बाएं का जो नज़ारा होता है, जो मई जून का नज़ारा होता है, जब वहाँ पे खुशकसाली जैसा समा होता है, वही नज़ारा आज आपको सोपोर से कुपवाड़ा के रास्ते पे नज़र आएगा। और उसके पीछे की कहानी सिर्फ इतनी है कि इसकी बार इरिगेशन डिपार्टमेंट नाकाम हो चुका है। सोपोर में ज़ैनागीर का कुल जो है वो सोपोर की बड़ी आबादी को सैराब कराती है। लेकिन ज़ैनागीर कुल का हाल ये है कि वहाँ पे कहा जा सकता है कि 2 महीने का बच्चा भी पानी पार नाले को पार कर सकता है। और बाकी जो अंदरूनी नदी नाले हैं उनकी ये सूरत हाल है। डाइवर्ट पानी कहाँ गया है? ऊपर से पानी अगर कम है लेकिन कहीं कहीं उन नदी नालों के साथ साथ उन जिन्हें सर कहा जाता है, बांध कहा जाता है, उनमें पानी अब की बार भी जमा नहीं हुआ है। और कहा जाता है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट की कमी की वजह से या उनके कम वक़्त की वजह से, उनके काम न करने की वजह से जो बांधों में पानी है वो जमा विंटर में नहीं किया जा सका है। तो अब की बार खुशकसाली होगी, अब की बार लोगों को रोटी रोज़ी के लिए तरसना पड़ेगा। यूँ कह सकते हैं कि शायद कश्मीरी दाने दाने का मोहताज होगा। ये कश्मीर है जो अपनी फ्रूट इंडस्ट्री से लेकर हमारे एग्रो इंडस्ट्री के लिए जाना और माना जाता था। अगरचे सरकारी तौर पे या कुछ इदारे ये बताते कि यहाँ का सबसे बड़ा सेक्टर टूरिज्म सेक्टर है, लेकिन ज़मीनी हकायक और हालात ये हमें समझाने पर मजबूर करते हैं कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो एग्रो सेक्टर है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस तरह से काम करने की ज़रूरत है वो हो नहीं पा रहा है। और यही वजह है कि पानी खेतों में है नहीं। और उसके बाद सड़क के किनारे सोपोर से लेके कुपवारा तक हर तरफ बागात से लेके आबी ज़मीन को अब खंडरात में तब्दील किया जाता है। क्यों कह सकते हैं कि उन्हें वहाँ पे कंक्रीट खंडार बनाए जा रहे हैं, हर तरफ से कंस्ट्रक्शन हो रही है। और कोई भी महकमा अपनी ये जिम्मेदारी पूरी करने से दूर दूर तक ये नज़र नहीं आता है कि वो इस पे रोक लगाए। जो हमारी आबाद ज़मीन है, जो हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है, उस पर जिस तरह से कंक्रीट बन रहा है वो कहीं न कहीं हमारी कोई नई तारीख तो नहीं लिखेगा। हिस्टोरियन हिस्ट्री जब लिखेगा तो हमें भी याद करते हुए बताएगा कि हम बताना चाहते थे, हमने बताया भी था, लेकिन अरबाब इक़दार ने शायद उस पर तवज्जो नहीं दी। ये सोपोर का अलमिया और ये हमारी रियासत का नया अलमिया है और ये अलमिया बन सकता है। लेकिन एक और अलमिया से हम आपको रोशनास कराते हैं और ये एक और अलमिया शहर की हर सड़क पे, हर चौराहे पे आपको नज़र आएगा। तस्वीर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर, और इन तस्वीर में आप देख लीजिएगा बड़ी तादाद में गैर रियासती जो है हर चौराहे पर, हर मस्जिद के बाहर, हर मंदिर के बाहर, हर गुरुद्वारे के बाहर आपको हाथ फैलाए खड़े मिलेंगे। नॉन मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम भी हैं, कुछ बुर्का ओढ़े हैं, कुछ ऐसे हैं। और यहाँ पे बच्चे बड़ी तादाद में इस कह सकते हैं कि एक नया जो अलमिया है उसमें देखे जाते हैं। और फिर इस अलमिया को कौन रोकेगा? जम्मू कश्मीर में बाज़ाब्ता तौर पे 2018 में हमें सरकार ने तब बताया था कि बैगिंग प्रोहिबिटेड है, यहाँ बैगिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिर ये आते कहाँ से हैं? श्रीनगर में कुछ भिखारियों से हमने बात की तो मालूम हुआ कि इनका एक बड़ा नेटवर्क है। इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर ठेकेदार यहाँ लाता है और ये ठेकेदार लाके यहाँ पे दिन में इनको सड़कों पे रखता है, शाम को इनकी कमाई से कमीशन वसूल करता है। इंसानियत का ये सबसे बड़ा अलमिया भी हो सकता है। किसी मजदूर की मजदूरी कहें, लेकिन यहाँ पे हक मारा तो मजदूर की मजदूरी पे मारा जाता है, डाका मारा जाता है। लेकिन यहाँ बेगर जो हैं, भिखारी जो हैं, उनके जो जिनकी कमाई होती है उस पर भी कमीशन लिया जाता है। और ये कमीशन लेने वाले कुछ कश्मीरी हैं, कुछ गैर कश्मीरी हैं। हमें कुछ जो भिखारी हैं जिनसे हमने बात की, बड़ा वक्त उनके साथ ज़ाया नहीं किया, बल्कि हमने उनसे बात करते हुए मालूमात जमा की,
तो उस दौरान यही मालूम हुआ कि ये एक बड़ा नेटवर्क है और इस नेटवर्क के पीछे की कहानी जो है वो राजस्थान से भी मिलती है, उत्तर प्रदेश से भी है और यहाँ कश्मीर से भी है। और कश्मीर से लेके उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक जो तार मिलते हैं उन तारों के पीछे हम कह सकते हैं कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है और इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर सरकार की नज़र शायद नहीं है। और हमने यही सवाल आज जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर से उठाया था। हमने उनसे पूछा कि ये शहर में माफिया है, ये शहर में गुंडागर्दी है या शहर में लाकानूनियत है। तो श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर एजाज असद ने इस हवाले से हमें ये जवाब दिया। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, जो आपने बेगिंग माफिया वर्ड यूज किया है आपका कहना बिल्कुल सही है और इसमें हमें कंप्लेंट्स मौसूल हुई हैं। इस पे अगर आपने ध्यान दिया हो कार्रवाई। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद मीडिया से बात कर रहे थे जब सवाल था कि यहाँ हर तरफ भिखारी भिखारी नजर आ रही। सुबह नींद से अभी जागे नहीं होते हैं तो आपके घर पे दस्तक हो ही जाती है, कोई न कोई आपको हाथ पांव टेढ़े और उल्टे करते हुए ये बता रहा है कि मुझ पे ऊपर वाले का करम कीजिए, मुझ पे ऊपर वाले का करम नहीं है इसलिए आप करम कर लीजिए। ये सूरत हाल शहर की सड़क पे है, ये मस्जिद के बाहर है, ये मंदिर गुरुद्वारा हर जगह पे है और इस अलमिये से हम इसे तूफान कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं कि अफसोस का मुकाम है और इस अफसोस के मुकाम में हमारे भी कुछ शामिल हैं और इंतजामिया भी सिर्फ बताती है। हम ये आपको याद दिलाना चाहेंगे, जिला तरक्याती कमिश्नर ने हमें आज बताया कि सरकार देख रही है, लेकिन देखेगी करेगी कुछ नहीं, ये यकीन जानिएगा, क्योंकि ये पुराना किस्सा है, ये बहुत पहले से होता आ रहा है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इंसानों को यहाँ पे धंधे में इस्तेमाल किया जाता है और इसके पीछे की कहानी सिर्फ यही है कि यहाँ ठेकेदार है, यहाँ माफिया है और इस माफिया के तार कहाँ कहाँ जुड़ते हैं हम उसकी बात जानते नहीं हैं। अगर जानते तो हम बिला खौफ बता देते कि इसमें कौन सा मुलविस है। ये जांचना, ये परखना, समझना ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार बता रही है कि हम देखेंगे। कब तक हमारी सरकार देखेगी, ये सवाल सरकार से। और एक और देखने वाली बात है, सरकार ने पिछले दिनों हुक्मनामा जारी किया, सीसीटीवी लगाइए। बिल्कुल साफ जाहिर है मजबूरी है, शहर के हालात हैं और सीसीटीवी लगाना जरूरी है। आज जिला तरक्याती कमिश्नर ने एक और अहकाम जारी किया, उस पर जरा वो पहले सुनते हैं और उसके बाद इसी खबर को हम आगे भी बढ़ेंगे। कल इस बीच KTM की तरफ स्टेटमेंट आया है कि गवर्नमेंट खुद ही इंपॉर्टेंट जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगाए, क्योंकि कुछ क्या कहना चाहिए इस पे मुझे वही कहना है जो ऑर्डर में, वही कहना है जो हुक्मनामा, यानी 19 अप्रैल से आपको सीसीटीवी कैमरा अपनी दुकान पे, अपने एस्टेब्लिशमेंट पे लगाना है। ये कश्मीर है, 2014 से पहले के हालात कश्मीर के सभी जानते हैं, सरकार भी जानती है। 2014 में सैलाब आया, कितना डूबा कितना बचा वो सब जानती है। तब सरकार ने दुकानदार को बताया था कि हम आपको मुआवजा भी देंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट में मुआवजा देने की बात की गई, कुछ को मिला। आज भी हमने कई बार देखा है, बहुत से लोग श्रीनगर में पहले तो मुजाहरे करते थे, उसके बाद आज गली नुक्कड़ पे सरकार को कुसन्ने देते हुए बता रहे हैं कि सैलाब के पैसे भी सरकार खा गई। सैलाब के पैसे खा गई, लेकिन उसके हालात में, उसके बाद के हालात में, यहाँ कितनी दिन दुकान खुली रही, यहाँ कितने दिन कर्फ्यू रहा, यहाँ कितने दिन बाकी मामलात रहे। 2019-18 तो सबके सामने है। 2020-21 में कोविड में हमने जो कुछ भी देखा वो हमारे दुकानदार ने कितना कमाया, कितना बचाया, कितना पचाया, तीनों चीज़ों की बात कर सकते हैं। और कितना कमाने, बचाने और पचाने के बीच में क्या कश्मीर में हर दुकानदार इस वक्त 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च कर सकता है? अक्सर दुकानदार कहते हैं बिल्कुल नहीं। हम तो बच्चों की फीस देने पर भी सरकार स्कूलों से झगड़ा करते हैं जहां से हमें फीस मांगी जाती है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। ये माजी वाला कश्मीर नहीं है, ये हालात का बदला हुआ कश्मीर है। और फिर बहुत से दुकानदार सरकार को ये भी बता रहे हैं कि हमारा मोहल्ला, हमारा जो एरिया है जिसमें 50-60 दुकानें, सरकार को सिक्योरिटी सिनेरियो पे नज़र रखनी है, तो हर दुकान पे क्यों कैमरा? कहीं एक दुकान, 2 दुकान, 4 दुकानें छोड़ के भी कैमरे लगाए जा सकते हैं। और वहाँ पे जो ट्रेडर्स बॉडीज़ हैं वो खुद अपने इलाके में पैसा जमा करके एक सीसीटीवी का जो पूरा सेट है ला सकते हैं। 5-8 कैमरे लगाने हैं ताकि सब पे नज़र रखी जा सके, इलाके पे नज़र रखी जा सके। हर दुकान पे कैमरा लगाने की क्या ज़रूरत है, ये बहुत से लोग पूछते हैं, लेकिन सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है। हुक्मनामा 19 की तारीख से सीसीटीवी कैमराज लगाने हैं। ट्रेडर्स बॉडीज़ अपनी बात करते हैं, लेकिन सरकार अपनी बात करती है। और ट्रेडर्स बॉडी से लेकर दुकानदार यही बता रहा है कि आखिर किस किस्म का ये यहाँ पे निज़ाम चल रहा है जहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, ज़मीनी हक़ाइक़ समझने वाला कोई नहीं है। ये एक पहलू ज़रा हमारे कश्मीर का, लेकिन हम दूसरा पहलू भी बताएंगे आपको शहरी का टाइम हो, सुबह का वक्त ख़ास तौर पे इफ्तारी का टाइम हो, बिजली आपको इन दिनों ज़रूर गुल हो जाएगी।
ये मार्च का महीना, अप्रैल का महीना है। सरमा में हमारे यहाँ बिजली तो चली जाती है, उसका किसी को गिला नहीं है, लेकिन अप्रैल में जब माजी में कहीं न कहीं बिजली में बेहतरी हुआ करती थी, अब की बार रमज़ान के मुक़द्दस महीने के दौरान इस अप्रैल में भी बिजली इफ्तारी और सहरी के टाइम ख़ास तौर पे चली जाती है। और उसके साथ साथ सरकार बता रही है कि हम स्मार्ट मीटरिंग करेंगे। बिजली क्यों चली जाती है? साफ जाहिर है इस वक्त पानी की कमी भी है, उसके साथ साथ मुल्क में गर्मी बढ़ी हुई है, नॉर्दर्न ग्रिड को वहाँ कुछ ज़्यादा ही बिजली देनी पड़ती हो सकती है, लेकिन कश्मीर में ये क्यों? और इसी को लेके इंतज़ामिया कहती है कि हम ये सब कुछ समझ रहे हैं, देख रहे हैं। चीफ इंजीनियर से हमने पूछा कि बिजली इफ्तारी और सहरी को क्यों गायब होती है, क्यों उस टाइम अंधेरा कायम किया जाता है, या क्या यहाँ पे अंधेरा कायम रहे, ये अलमिया है या कुछ और? चीफ इंजीनियर से हमने यही सवाल पूछा, जवाब उनका ज़रा सुन लीजिएगा। स्मार्ट मीटरिंग का जो प्रोग्राम है ये पूरे मुल्क में है और हर रियासत में लग रहे हैं। यहाँ पे कश्मीर में फ़िलहाल हमारे पहले फेज़ में करीब 57,000 स्मार्ट मीटर लगने हैं, उसमें से करीब 12,000 मीटर लग चुके हैं। और फेज़ 2 में शहर श्रीनगर में करीब 3 लाख मीटर अगले 2 साल में लग जाएंगे। और स्मार्ट मीटर लगने से सार्फिन को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें जो रीडिंग होती वो ऑटोमेटिकली हमारे जो बिमना में कंट्रोल सेंटर है वहाँ होता है। इसमें कोई स्टाफ का कोई अमल दखल नहीं है, ये किसी लाइनमैन ने मीटरिंग जो रीडिंग है वो रिकॉर्ड नहीं करनी, किसी ने दर्ज नहीं करनी है। तो कभी सार्फिन का होता जी हमारी रीडिंग ज़्यादा आई है, हमने इतनी बिजली खर्च नहीं की है। सो ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट सा सिस्टम है जहाँ पे कि स्मार्ट मीटर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हमारे जो डाटा सेंटर में रीडिंग वहाँ पे चली जाएगी और एक ऑटोमेटिक तरीके से विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन एक बिल जनरेट होगी। सहरी और इफ्तार का ये है कि हमारा जो एक छोटे से पीरियड 1 घंटे में सारा लोड पीक कर जाता है। अगर सहरी की बात करें तो सहरी से पहले हमारा करीब 1000 मेगावाट के करीब लोड होता है और सहरी के टाइम सारा लोड पीक कर जाता है। आपने एक कहावत सुनी होगी, या यूं कहें हर गली नुक्कड़ पे एक किस्सा सुनाया जाता है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी सुनाया है कि बादशाह के पास आवाम गई कि साहब काहत हो गया है, कुछ कम करो, कुछ हालात पे कंट्रोल कर दी। तो बादशाह का जवाब था कि चावल काहत में क्या है, चावल आपको नहीं मिलते हैं, रोटी नहीं मिलती, तो बिस्किट खा लीजिएगा। हमारा बिजली डिपार्टमेंट कहता है कि बिस्किट खा लीजिएगा, बाकी तो मामला सब ठीक ठाक है। ये है अलमिया, सहरी और इफ्तारी के टाइम आप मीटर ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। ज़रा चीफ इंजीनियर पीडीडी से पूछा जा सकता है कि सहरी के टाइम बिजली इस्तेमाल ना करें तो क्या दिन को की जानी चाहिए, इफ्तारी के टाइम बिजली इस्तेमाल ना करें तो क्या दिन को करनी चाहिए। दिन को बिजली अपने पास ही रखिए, सहरी और इफ्तारी को ज़रूरत है उस वक्त हमें बिजली चाहिए, और उस वक्त बिजली अगर आप दे नहीं सकते हैं तो स्मार्ट मीटरिंग से लेके दूसरे जो सवाल आप बताते हैं उनका क्या फ़ायदा, उनसे हमें क्या करना, क्या लेना, क्या देना। लेकिन लेने और देने की बात भी है। इस ईद पे आप बड़ी ख़रीदारी करेंगे, आप बड़ी बैकरी लाएंगे, बैकरी के लिए आप लाइन लगाएंगे, और हर ईद पे हम देखते आए हैं ईद पे बड़ी ख़रीदारी होती है, ख़ास तौर पे बैकरी। और जिस घर में 10-10 किस्म की बैकरी ना आ जाए उस घर में बच्चे शोर मचाते हैं, ख़वातीन तो आसमान सर पे बिठा लेती हैं, क्योंकि बैकरी ज़रूरी है, चाहे वो बाद में ज़ाया भी हो जाए। लेकिन ये बैकरी आपके घर में कैसी पहुँचती है, आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा होगा। उस वीडियो के दौरान आपने साफ तौर पर देखा कि बैकरी कैसी बनाई जाती है, और वो सोपोर के इलाके में वो बैकरी बनाने का कारखाना था जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। लेकिन उसके बाद अब इंतज़ामिया मुतहरक हुई है, और जो हमारा फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, वो अब हरकत कर रहा है। जहाँ जहाँ से उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ मामला है उसको सील किया जाता है। सोपोर में भी उस बैकरी की दुकान को, उस ननवाई की दुकान को, उस जगह को सीज़ किया जा चुका है, और सीज़ करते हुए यहाँ इंतज़ामिया ने बताया कि जो भी इस तरह की कार्रवाई करेगा उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अहदेदार ये भी बता रहे हैं कि ख्याल रखिएगा। लेकिन हम भी आपसे बताना चाहेंगे, ईद पे आप बैकरी बहुत ख़रीदेंगे, बड़े शौक़ से ख़रीदेंगे, ज़ाया भी करेंगे, लेकिन वो बैकरी कैसी होती है उसका वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देख चुके हैं। इंतज़ामिया क्या बता रही है, ज़रा उनकी सुनते हैं। देखिए, जो सोपोर में ये वाक़ा हुआ जहाँ पर एक जो बाहर का बंदा वो नीडिंग कर रहा था डाउ को, एक मैं कहूँगा बदकिस्मती का एक वाक़ा है। हमारे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर या जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला के, वो उसी टाइम वहाँ पे गए, इस वक्त भी वो वहाँ पर है। उन्होंने जहाँ जितना भी वो माल वहाँ तैयार था उसको उन्होंने सीज कर लिया, एंड दैट विल बी नाउ प्रॉपरली डिस्ट्रॉयड।
ये हुई डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात। जहां पर भी हमें मैं अगर पूरी वैली की बात, चलिए, इंतजामिया मुतहरिक और इस तरह की कार्रवाइयों के खिलाफ, लोगों के खिलाफ कार्रवाई। लेकिन आपको नाजरीन हम बताते चले, आज का दिन काफ़ी अहम था। आपकी सेहत अच्छी, आपका काम अच्छा होगा। और आज के दिन को मनाने का सरकार ने फैसला भी किया था और आज हेल्थ मेला कई जगहों पे मनाया गया, वादी कश्मीर में भी, जम्मू में भी। और ये तस्वीर डोडा की, जहां आज आयुष्मान भारत सेहत मेले का इनेकाद किया गया था। और इस मेले का मकसद लोगों की सेहत की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में लोगों को जानकारी फराहम करना था और उनकी दहलीज पर सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना था। आज सेहत से मुतल्लिक स्कीमों के फ़वाइद हर घर तक पहुँचाने की कोशिशों को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम भी उठाए गए। और ये डोडा से लेके कश्मीर तक, बच्चों से लेके बड़ों तक, ख़वातीन से लेके बुज़ुर्गों तक, शोबा सेहत हो या हमारे दूसरे इदारे हैं, सब ने इस हवाले से इक़दाम उठाए हुए थे। और इक़दाम उठाए हुए लोगों को सेहत के बारे में जानकारी फराहम की जा रही थी। उनको बताया जा रहा था कि आयुष्मान कार्ड भी है और आयुष्मान कार्ड के साथ साथ गोल्डन कार्ड जन औषधि स्कीम है। और सरकार की इन स्कीमों के हवाले से आपको फ़ायदा लेने की, आपको जानकारी लेने की ज़रूरत है। तस्वीर डोडा से लेके हाजिर सुंबल तक, सोपोर तक, कुपवारा तक, बांडीपोरा तक, श्रीनगर तक, चाडूरा तक, हर जगह से आज इस तरह की तस्वीर आई है। और इन तस्वीर में महकमे सेहत के अहदेदार लोगों को जानकारी फराहम कर रहे थे। कहीं इलाज किया जा रहा था, कहीं आज के दिन पर मुफ्त तिबी कैंप और दवाइयाँ भी रखी गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें डायरेक्शंस आई है थ्रू नेशनल हेल्थ मिशन के हेल्थ मेला हर किसी ब्लॉक में बनाना चाहिए 18 से 23 तारीख तक। आज पहला दिन है और हमने पहले दिन ही इसकी तैयारी की और आज ये आपने देखा होगा कि हेल्थ मेला चल रहा है और लोगों की बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। हेल्थ मेला का इसका मेन मकसद है कि लोगों को एजुकेशन दे, हेल्थ एजुकेशन, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, देयर विल बी एन अर्ली डिटेक्शन ऑफ दैट प्रॉब्लम। वहाँ हमने उनको एक स्टॉल के शेप में लोगों को अवेयरनेस करा थ्रू पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, थ्रू आवर ऑफिस। आज हेल्थ मेले, और आज के हेल्थ मेले वादी कश्मीर से लेके खित्ते पीर पंचाल, राजौरी, पुंछ, हर जगह पे लगाए गए थे और इनके दौरान लोगों को जानकारी दी गई थी। चलिए, हम सेहत के हवाले से एक और जानकारी आपको दे देंगे। आप टेलीविज़न स्क्रीन पर ये एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। ये हमारे शोबे सेहत का इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये वेरीनाग की PSC की इमारत भी है। 2019 में नामालूम वजूहात, क्योंकि हमें मालूम नहीं है किन वजूहात की बिना पे इस पे हो रहे काम को रोका गया और उस काम को रोके जाने को बाद अभी तक इस इमारत पर काम दोबारा शुरू नहीं हुआ है। यहाँ नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की, बनाने की सरकार ने पहल की, लेकिन रोक कैसे लगी वो अब तक मालूम नहीं हो सका है। और फिर पुराने अस्पताल से अभी तक जुगाड़ किया जा रहा है। पुराना अस्पताल तो है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नया बन जाता तो कितना मज़ा आता, कितना हम यकीन से, दावे से कह सकते कि हम आगे बढ़ रहे हैं। और वेरीनाग के लोग भी यही कहते कि हमारी नई इमारत बनती, खूबसूरत होती, और खूबसूरत और खुशकील ये इमारत मरीज़ के लिए भी अच्छी होती, वहाँ तीमारदार के लिए भी, और उस इलाके से गुजरने वाले उस सयाह के लिए भी, जो यहाँ से जाके अपनी रियासत में, अपने इलाके में बता देता कि कश्मीर में तरक्की हुई है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत बड़ा हुआ है। वेरीनाग के लोग इसी के हवाले से कुछ यूँ बता रहे थे। इसमें 5 करोड़ कोई 60 लाख रुपए इन्होंने एस्टिमेट बनाया, 3 करोड़ इन्होंने रिलीज किया और बाकी जब हमने ठेकेदार से बात की भाई काम करो, उसने कहा मेरी इतनी ताकत ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो मैं कैसे बात करूं। उसके बाद हम डायरेक्टर साहब यहाँ आए, हम ऑफिस में बैठे, डायरेक्टर साहब से हमने बात की, उसने कहा प्रायोरिटी से मैं इस बिल्डिंग के फंड्स मुहैया कराऊंगा सरकार से। और यहाँ के कुछ पोस्टर्स थे जो मिलिटेंसी के वक्त में यहाँ लग चुके थे, उन्होंने अपने ये वेरीनाग का मामला, लेकिन वेरीनाग, अनंतनाग, पहलगाम और इसके आसपास के इलाके बहुत खूबसूरत हैं, बहुत उसे हम कह सकते हैं कि टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं और यहाँ पे सयाह अच्छी खासी तादाद में आते और जाते भी हैं।
वेरीनाग पहलगाम की अपने मनाजिर, लेकिन उन्हीं मनाजिर के बीच में जो रास्ता जो इन टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ गुजरता है उनके मनाजिर भी कुछ बहुत ही सुंदर हैं। ख़ास तौर पे जब आप बागात से गुजर के जाते हैं तो एक दिलकश नज़ारा आता है और इस दिलकश नज़ारे से फ़ायदा भी उठाते हैं। और सयाहों से जब बात की जाती है तो कश्मीर की हरियाली, कश्मीर की खूबसूरती को बयान करने में कोई भी कंजूसी नहीं दिखाते हैं और ये भी वादा करते हैं कि जब हम अपने इलाके में वापस जाएंगे तो हम बताएंगे उनको कि कश्मीर भी खूबसूरत, कश्मीरी भी खूबसूरत, दिल के भी खूबसूरत, शक्ल के भी खूबसूरत, और जिस तरह कश्मीरी का दिल है ऐसा दिल कहीं और नहीं मिलेगा। इन दिल वाले कश्मीरियों को, दिल वाले टूरिस्ट का भी सलाम, लेकिन जो कुछ भी हमने हमें बताया हम दुनिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अदा करते हैं। कश्मीर आई हूँ और ये जगह बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। हम फर्स्ट टाइम घूमने आए हैं तो एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा लग रहा है घूमने में। तो अभी तो स्टार्ट किया है घूमना। तो ये बगीचा भी बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन भी किया है। अभी एप्पल जब आएगा तब और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ओवरऑल सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो लोग भी बहुत अच्छे, बहुत ही काम नेचर वाले, अच्छे से बात करते हैं। खास तौर से अगर वेरी हॉस्पिटेबल, सब बहुत ही अच्छे हैं। आप कोई भी चीज़ आपको जानना हो, आप वो लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे आपसे। कश्मीर शहर तो बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं ना, देखते तो देखते ही रह जाओ। बहुत ही अच्छी है और यहाँ पे सब कुछ ही बहुत अच्छा है। चलिए, हमारा ये खूबसूरत कश्मीर और कश्मीर के खूबसूरत मनाजिर में हमारे बागात भी, और इन बागात में जो सेब हमें खाने को मिलते हैं कश्मीरी को, उनके बारे में आपने बहुत बार टीवी पे सुना भी होगा, बड़ा उन पे डिस्कस भी हुआ है। कहते हैं कश्मीरी के चेहरे पे जो गुलाल है, जो गुलाबी रंग है, वो सेब की देन है, और ये वाकई होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये गुलाबी रंग हमारी शान है। लेकिन इस गुलाबी रंग में हमें कई जगहों पे बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है। पुलवामा से हमें खबर आ रही है, मुजम्मिल हमें पुलवामा से दे रहे हैं, गोली चलने का वाक़ा पेश आया पुलवामा से। मुजम्मिल बताएं क्या तफसील है, कहाँ पे गोली चली है? मुजम्मिल, आप तक आवाज़ आ रही है तो बताइए कहाँ पे गोली चली है, क्या तफसील है आपके पास? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, कासपोरा का एरिया है जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मुजम्मिल से दोबारा कोशिश करें हम, हमारे पास तफसील आ रही है पुलवामा में गोली चली गई, पुलवामा से गोली चलने का वाक़े की खबर आई है, क्या हुआ है इसके दौरान? हमारा राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है मुजम्मिल से। हम कोशिश कर रहे थे कि इस गोलीबारी के बारे में जानकारी हासिल करें, लेकिन अगले बुलेटिन में आपको इस हवाले से पूरी जानकारी देंगे। फिलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन जब हम टूरिस्ट की बात कर रहे थे तो एक बात बताना हम भूल गए कि श्रीनगर के हवाई अड्डे में जो टैक्सी स्टैंड है, जो स्टैंड है, वहाँ पर गैर रियासती टूरिस्ट के साथ जो गाड़ियाँ आती हैं, उन गाड़ियों से बताया जाता है कि गुंडा टैक्स लिया जाता है, और वो स्टैंड वाले लोग वो गुंडा टैक्स लेते हैं। करीबन 1000 रुपये का गुंडा टैक्स हर उस गाड़ी से लिया जाता है जो टूरिस्ट को बाहर से लाती है या यहाँ से ले जाती है। ये गुंडा टैक्स किस लिए, ये सवाल पूछा जाता है सरकार से, एयरपोर्ट अथॉरिटी से। लेकिन मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।